नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आकांक्षा। हेल्थ गुरु में आपका स्वागत है। दिल से जुड़े रोगों का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। अब सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं बल्कि बच्चे और युवा भी इसका शिकार हो रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की यदि हम बात करें तो उसकी रिपोर्ट ये कहती है कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा मौत दिल के रोगों की वजह से होती है। दिल से जुड़े रोगों की वजह से करीब 17.9 मिलियन लोगों की मौत हर साल हो जाती है। दुनिया भर में बढ़ती इस जानलेवा समस्या के बारे में लोगों को जागरूक करने और इससे बचाव के उपायों के बारे में समझाने के लिए 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हार्ट अटैक के लक्षण और कारण, इसी विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अखिलेश जैन, जो कि सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट है अपोलो हॉस्पिटल से इंदौर से। वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल तो ये कि हार्ट अटैक क्यों आता है, क्या इसके लक्षण है? हार्ट अटैक का मतलब होता है कि हार्ट की मांसपेशियों को जो आर्टरी ब्लड सप्लाई करती हैं उनमें सडनली ब्लॉकेज आ जाना, सडनली वो आर्टरी 100% बंद हो जाए। इसको हम लेमैन में टर्म में हार्ट अटैक बोलते हैं और हमारे क्लिनिकल साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं। इसके लक्षण जो होते हैं, बहुत ज़ोर से सीने में दर्द होना, घबराहट होना, पसीना आना। ये दर्द जो है कंधों में, पीठ में, हाथ में भी जा सकता है। कई लोगों को वॉमिटिंग आती है और बहुत अनइजीनेस होना, ये यूजुअली इसके लक्षण होते हैं। जी डॉक्टर साहब, जब भी दिल का दौरा पड़ता है या हार्ट अटैक जैसे कोई चीज़ होती है तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि हमारी तरफ से क्या रिएक्शन होना चाहिए। यदि हमें पता चल गया है कि व्यक्ति अनईजी फील कर रहा है, उसे पसीना आ रहा है, तो सबसे पहली प्राथमिकता हमारी क्या होनी चाहिए, क्या हमारी तरफ से प्रयास किए जाने चाहिए? जी, तो हार्ट अटैक के ट्रीटमेंट में सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि जो लैग होता है, डिले होता है, और ये डिले कई स्तर पे होता है। सबसे पहला स्तर तो होता है कि जिसको तकलीफ हो रही है वो इनिशियली इसको लैक ऑफ इंफॉर्मेशन या जो भी बोलें, सबसे पहले उसको समझ में नहीं आता कि उसको हो क्या रहा है। कई बार वो इसको सोचता है कि उसको गैस की दिक्कत हो रही है, कई बार वो समझ नहीं पाता कि ये लक्षण क्या है। तो पहला लैग तो जो जिसको अटैक होता है उसकी तरफ से होता है। फिर सपोज किसी को दिक्कत हुई, फिर वो अपने फैमिली मेम्बर्स को या जो आसपास के लोग होते हैं उनको बताता है कि भाई मुझे ये तकलीफ हो रही है। तो फिर सबसे पहले उसको यही सोचा जाता है कि यार ये गैस होगी, एसिडिटी होगी, कहीं सर्वाइकल का पेन होगा, तो उसके लिए प्राथमिक उपचार लोग देना शुरू करते हैं। फिर डिले होता है, जब बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है तो फिर उसको शिफ्टिंग में कि हॉस्पिटल में कहाँ ले जाएं, हॉस्पिटल के लेवल पे जहाँ वो पहुँच रहा है ट्रांसपोर्टेशन में। तो बेसिकली जो मैंने लक्षण बताए हैं, किसी को सडनली बैठे बैठे बहुत चेस्ट पेन हो रहा है, पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही है, तो ऐसे केस में हमको भले गैस की वजह से हो पर अपनी तरफ से डिले नहीं करना चाहिए और उसमें जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है जहाँ पे हमें मालूम है कि हार्ट से रिलेटेड उपचार हो सकता है, वहाँ पे पेशेंट को ले जाना चाहिए। यदि स्वयं पेशेंट जा सकता है तो वो जाए, या तो अपने साथ में किसी को लेके, फैमिली मेम्बर्स या ऑफिस वर्कर को लेके, उसको अपनी तरफ से डिले नहीं करना चाहिए। फिर जब वो हॉस्पिटल में पहुँचता है तो हॉस्पिटल की तरफ से भी डिले नहीं होना चाहिए। उसके लिए तुरंत एक हमको ECG करके देखना चाहिए, कई बार हम तुरंत इको करके भी देखते हैं। तो दोनों तरफ से, दोनों लेवल पे लैग उसको डायग्नोसिस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितने जल्दी हम उसको डायग्नोस करेंगे उतना बेहतर उसका हम उपचार कर पाएंगे और उतना मॉर्टेलिटी है जिसको हम बोलते हैं डेथ के चांसेस अटैक की वजह से कम हो पाएंगे। जी, आपने रिस्क फैक्टर बताया कि जितना हम डिले करते हैं वो उतना ज़्यादा मरीज के लिए घातक हो सकता है। डॉक्टर साहब, जब हम रिस्क फैक्टर की बात करते हैं तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, हार्ट अटैक आने पर हमें क्या नहीं करना चाहिए, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। हार्ट अटैक तो आपको डिसाइड तो तब होगा जब हॉस्पिटल पहुंचेंगे और डॉक्टर देख के बताएगा कि हार्ट अटैक है कि नहीं है ना। पर जब इस तरह के सिम्टम्स होते हैं हार्ट अटैक से रिलेटेड या हार्ट अटैक जैसे सिम्टम्स होते हैं, तो हमको बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम घर पे क्या कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा होम रेमेडीज़ का इसमें कोई रोल है नहीं। कई लोग सॉर्बिटेट की गोली टैब जीभ के अंदर दे देते हैं, वो हमको नहीं देना है। कई बार इससे बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, पेशेंट क्रैश हो जाता है। तो
ना पेशेंट को कुछ खिलाना पिलाना चाहिए, ना इस तरह की कोई टैबलेट देनी चाहिए। एक चीज़ है जो हम कर सकते हैं, यदि हमको लगता है कि इस तरह का दर्द है तो एक डिस्प्रिन का टैबलेट 300 मिलीग्राम वो हम पेशेंट को दे सकते हैं चबा के, और तुरंत पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा ना कि एसिडिटी में भी ये लक्षण दिखाई देते हैं और कई बार हम इग्नोर भी करते हैं, तो एसिडिटी के कारण ये दर्द है ये सोचकर जब हम अनदेखा करते हैं चीज़ों को, तो वो कितना घातक हो सकता है? देखिए, दोनों के सिम्टम्स काफ़ी कुछ हद तक ओवरलैपिंग होते हैं और काफ़ी कुछ हद तक डिफरेंट भी होते हैं। तो पेशेंट के लेवल पे कई बार ये डिफरेंस कर पाना या डिफरेंशिएट कर पाना मुश्किल होता है, पर एक बार जब वो हॉस्पिटल में पहुंचता है या हमारे पास पहुंचता है तो हम लोग स्पेशलिस्ट को ये डिफरेंशिएट करना आसान हो जाता है कि कौन सा जो है दर्द हो रहा है वो गैस से है और कौन सा हार्ट की वजह से है। तो बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास ऐसे होते हैं जब हम पता करते हैं कि वो इनिशियली गैस समझ के ही उसका उपचार करते रहे और उससे फिर जान का खतरा उनको हो गया। तो इसलिए ये यदि इस तरह का दर्द होता है तो उसको गैस समझ के घरेलू उपचार करते रहना और टाइम वेस्ट करना ये खतरनाक हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, फैमिली हिस्ट्री जिनकी रही है उन्हें क्या प्रिकॉशंस रखना चाहिए? जिसके घर में 2-3 पीढ़ी हार्ट अटैक का शिकार हो चुकी है, तो उसमें क्या ज़्यादा चांसेस होते हैं उनके पीड़ित होने के? जी बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि लगभग अमूमन हर बीमारी में जो जेनेटिक्स है, हेरिडिटरी है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जिसके घर में ऑलरेडी पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को मैटरनल साइड या पैटर्नल साइड बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है हार्ट की, ब्लड प्रेशर की या शुगर की, ऐसे लोगों में दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा ये बीमारी आने के चांसेस निश्चित रूप से ज़्यादा रहते हैं। तो हेरिडिटरी तो हम चेंज कर नहीं सकते, जीन्स अपने चेंज नहीं कर सकते, बट जो एक्वायर्ड रिस्क फैक्टर्स हैं उसमें हमको ध्यान रखना होगा कि जो जेनेटिक्स हमारी स्ट्रॉन्ग है, हमको रिस्क है हार्ट का, तो जैसे कि जो दूसरे रिस्क फैक्टर्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, स्मोकिंग, मोटापा, जो हमारे कंट्रोल में हैं उनको हमको निश्चित रूप से कंट्रोल में रखना चाहिए और हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना चाहिए। समय समय पे अपना हार्ट का चेकअप कराते रहना चाहिए ताकि पता चले कि हम समय से उसका पता चल सके कि कोई बीमारी तो हमको नहीं आने वाली। जी डॉक्टर साहब, एक समय था जब एक एज के बाद इस तरह की बीमारी हमें सुनाई देती थी, लेकिन आजकल छोटे बच्चे, यंगस्टर्स भी इससे शिकार हो रहे हैं और कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल भी इस पर हमारा इफेक्ट डालती है। कुछ लोग लहसुन का सेवन करते हैं और कुछ लोग उस तरह की हेल्दी चीज़ों को खाना पसंद करते हैं कि उन्हें हार्ट अटैक नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं वो पीड़ित होते हैं। तो अपने हार्ट का ख्याल रखने के लिए हमें किस तरह के डाइट का पालन करना चाहिए? जी तो जैसे कि अभी भी वेस्ट में ये जो बीमारी है, मेजॉरिटी ऑफ केसेस ये एल्डरली के हैं, आफ्टर 60 इयर्स ऑफ एज में हार्ट अटैक के केसेस आ रहे हैं। पर जो इंडिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हम देख रहे हैं तो यंगस्टर्स को काफ़ी ये बीमारी आ रही है और ये रिसेंट का पिछले 1 दशक का ट्रेंड जो है। तो इसमें हमारी लाइफस्टाइल का बहुत योगदान है। लाइफस्टाइल लोगों की स्ट्रेसफुल हो गई है, हर तरह की स्ट्रेस हैं, जॉब रिलेटेड स्ट्रेस है, फैमिलियल स्ट्रेस है, फिर डाइट बहुत चेंज हो गई है, लोग अधिकांशतः घर का छोड़ के बाहर के खाने को प्रेफर कर रहे हैं, फिज़िकल एक्टिविटी लोगों की बहुत कम हो गई है और नशे का सेवन बहुत हो गया है, स्मोकिंग, टोबैको, इसको स्टेटस सिंबल बना लिया है। तो निश्चित रूप से इन सब चीज़ों ने हमारे यंगस्टर्स में इस बीमारी को बढ़ाया है। शुरुआत से ही हम यदि अपनी लाइफस्टाइल अपने 20s से अच्छी रखते हैं तो निश्चित रूप से इस बीमारी का खतरा कम हो सकता है। जी, आफ्टर कोविड यदि हम देखें डॉक्टर साहब, तो बहुत सारे लोग ना हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस हो गए। बहुत सारे लोगों ने व्यायाम की तरफ भी रुख किया है। तो क्या योगा, व्यायाम ये हमारे हार्ट के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं? निश्चित रूप से एक्सरसाइज एक बहुत अच्छी चीज़ है, योगा, व्यायाम, जो कि ना सिर्फ हार्ट डिसीज़ को बल्कि मस्कुलोस्केलेटल डिसीज़ को, हमारी और भी पेट, अन्य बीमारियों को, सब में ये फ़ायदेमंद है। हाँ, ये ज़रूर हमको देखना है कि जब भी हम कोई विगरस एक्सरसाइज प्रोटोकॉल या ये सब शुरू कर रहे हैं तो उसके पहले एक हम अपना
इनिशियल डॉक्टरी चेकअप जरूर करा लें कि इससे कहीं किसी को कोई रिस्क तो नहीं है, बेसलाइन कोई डिसीज़ तो नहीं है। इसके बाद निश्चित रूप से व्यायाम, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे हृदय के स्वास्थ्य में लाभप्रद हैं। ऐसे रखिए दिल का ख्याल। क्या है हार्ट अटैक के लक्षण, इसी विषय पर हम बात कर रहे थे और फिर से बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर अभिषेक जैन इंदौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर, ये दोनों में काफी डिफरेंस है, लेकिन लोग इसे समझते नहीं। तो हार्ट अटैक अगर ऐसा कोई सिम्टम दिखाई देता है तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। जी, हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर दो अलग अलग चीज़ें हैं। हार्ट अटैक का मतलब होता है, जैसे मैंने पहले बताया, कि हार्ट की एक आर्टरी सडनली बंद हो जाए, है ना, तो ये हो गया हार्ट अटैक। हार्ट फेलियर का मतलब होता है कि हार्ट की पंपिंग कमज़ोर हो जाए और हार्ट प्रॉपरली बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन नहीं कर पाए। हार्ट फेलियर का कारण हार्ट अटैक हो सकता है। इसके अलावा भी हार्ट की कई बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से हार्ट फेलियर हो सकता है, जैसे कि वाल्व खराब हो जाना, वाल्व की जो बीमारी होती है उसकी वजह से भी हार्ट फेलियर होता है। कई बार बिना हार्ट अटैक के भी हार्ट की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, इसको कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं, उसकी वजह से भी पेशेंट को हार्ट फेलियर होता है। इसका मतलब कि हार्ट का यदि इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया, हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम हो गई, तो उसको हम हार्ट फेलियर बोलते हैं। उसमें से एक कारण हार्ट अटैक होता है। जी डॉक्टर साहब, आजकल साइलेंट हार्ट अटैक भी सुनने में आ रहा है। ये साइलेंट हार्ट अटैक, इसके क्या लक्षण होते हैं और ये क्यों नहीं ट्रेस आउट हो पाते जल्दी? जी, जैसे आपने क्वेश्चन में पूछा कि साइलेंट हार्ट अटैक, तो इसलिए ये पिक नहीं हो पाते हैं। इसका मतलब ये है, कई बार यूजुअली डायबिटिक पेशेंट्स में उनकी पेन सेंसिटिविटी थोड़ी सी अल्टर्ड हो जाती है, जिसकी वजह से जो हार्ट अटैक होता है उसको वो प्रॉपरली परसीव नहीं कर पाते हैं। उसका जो पेन रहता है उनको थोड़ा सा डिफरेंटली परसीव होता है और कई बार वो छोटे मोटे सिम्टम्स होके निकल जाते हैं और पेशेंट को पता नहीं चलता है। कई बार वो मेजर होता है और उसमें सडन डेथ भी हो जाती है। तो टेक्निकली साइलेंट हार्ट अटैक का मतलब ये है कि हार्ट अटैक पेशेंट को हुआ, आर्टरी बंद हुई, पर पेशेंट को उसका उतना पता नहीं चला और समहाउ विदाउट ट्रीटमेंट रहा। हार्ट को उसने डैमेज जरूर किया पर उसको जीवन की क्षति नहीं हुई या उसका लाइफ पे रिस्क नहीं हुआ, तो वो साइलेंट रह गया। फिर जब ऐसे पेशेंट्स को हम किसी और वजह से एवेल्यूएट करते हैं, टेस्ट करते हैं, ईसीजी करते हैं या इको करते हैं, तो उसमें पता चलता है कि इनको कभी ना कभी पहले हार्ट अटैक आया हुआ है। जी डॉक्टर साहब, इसके उपचार की यदि हम बात करें तो लोग डॉक्टर तक जाने में भी घबराते हैं। तो यदि हम उपचार की बात करें, जैसा कि अपने आंसर में कहा था कि हमें देर नहीं करनी चाहिए, तो किस तरह की फैसिलिटीज़ वहाँ उपलब्ध हैं? जी, इसको हार्ट अटैक के ट्रीटमेंट में एक डिक्टम है, इसको कहते हैं कि टाइम इज़ मसल। तो जितनी जल्दी पेशेंट हॉस्पिटल में पहुंच जाए और फिर पेशेंट का हॉस्पिटल में जितनी जल्दी ट्रीटमेंट शुरू हो जाए, उतना पेशेंट की लाइफ को खतरा कम रहता है। चूँकि बेसिक पैथोलॉजी क्या है हार्ट अटैक की, कि हार्ट की आर्टरी में ब्लड का क्लॉट आ गया जिससे वो बंद हो गई, तो उसका ट्रीटमेंट है कि उस क्लॉट को हमको जल्दी से जल्दी खोलना है ताकि ब्लड का फ्लो फिर से शुरू हो सके। तो उसके बेसिकली दो तरीके हैं जिसके द्वारा हम लोग उपचार करते हैं। एक तो होता है उस क्लॉट को खोलने वाला इंजेक्शन, जिसको हम स्ट्रेप्टोकाइनेस बोलते हैं, और भी उसके नई जनरेशन की कुछ दवाइयाँ आ गई हैं जैसे कि टेनेक्टाप्लेज या रेटिप्लेज, तो ये इंजेक्शन लगाने का। दूसरा तरीका होता है प्राइमरी एंजियोप्लास्टी, यानी कि जैसे ही पेशेंट को अटैक आता है, हॉस्पिटल पहुंचता है, तो हम इंजेक्शन ना लगाने की बजाय उसको तुरंत हम एंजियोग्राफी करके देखें और उसमें कौन सी आर्टरी उसकी ब्लॉक है, उसी समय उसको एंजियोप्लास्टी द्वारा खोल दें। तो ये दो तरीके हैं जो बेसिकली हम हार्ट अटैक के ट्रीटमेंट में इमीडिएटली यूज़ करते हैं। इनके लिए इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनने गाइडलाइन तय की हैं कि डोर टू निडल टाइम, डोर टू बलून टाइम, यानी कि यदि हम इंजेक्शन लगा रहे हैं तो डोर टू निडल टाइम मतलब कि वो इंजेक्शन अस्पताल पहुंचने के आधे घंटे में शुरू हो जाना चाहिए, और डोर टू बलून टाइम का मतलब कि यदि हम प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कर रहे हैं तो हॉस्पिटल पहुंचने के 1 घंटे के अंदर उसकी एंजियोप्लास्टी हो जानी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं। इतनी तेज़ी से यदि हम इलाज करते हैं तो पेशेंट्स को लाइफ का रिस्क जो है बहुत काफ़ी हद तक हम मिनिमाइज कर सकते हैं।
सर आपने जो ड्यूरेशन बताया ना, उतनी देर तो ये निर्णय लेने में भी लग जाता है लोगों को कि वास्तव में हमें ये कराना है या नहीं कराना है। तो इस लिहाज से भी लोग थोड़ा सा डरे हुए होते हैं। तो कैसे हम दर्शकों को ये समझाएंगे कि ये कितना महत्वपूर्ण है यदि इस तरह की सर्जरी करानी है, और उसमें टाइम पीरियड का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो ये आप कैसे समझाएंगे दर्शकों को? इसीलिए आज का ये इंटरव्यू महत्वपूर्ण है, क्योंकि मीडिया की रीच सारे समाज में है। तो यदि ये आपका चैनल लोग देखते हैं और ये इंटरव्यू सुनते हैं तो उनको ये समझना चाहिए कि ये इलाज कितना महत्वपूर्ण है, और इस तरह के इलाज में निर्णय लेने में हमको देर नहीं लगानी चाहिए, और डॉक्टर जो सलाह दे रहे हैं उसकी बात माननी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, इतने आधुनिक तकनीक आजकल आ गए हैं, तो यदि मैं अपोलो की ही बात करूं तो अपोलो में ऐसी क्या फैसिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से मरीज़ जो है वहाँ ज़्यादा पहुँचते हैं हार्ट के? जी, अपोलो ऐसे देखा जाए तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में लीडर है इंडिया में। इसके काफ़ी पुराना ये इंस्टीट्यूशन है, तो हमारे यहाँ प्रोटोकॉल्स काफ़ी सेट हैं। हमारे यहाँ हार्ट के उपचार के लिए स्पेशली सारा एक बेसिक प्रोटोकॉल है, लोग ट्यून्ड हैं उस चीज़ के लिए। तो जैसे ही पेशेंट पहुंचता है हम लोग उसको बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए उसका उपचार शुरू करते हैं। जहां तक न्यूअर टेक्निक की बात की जाए, और मैं यदि अपोलो हॉस्पिटल इंदौर की बात करूं, तो हमारे पास जो भी अत्याधुनिक सुविधाएं हार्ट पेशेंट्स के इलाज के लिए होनी चाहिए लगभग सभी उपलब्ध हैं, सभी अवेलेबल हैं। और ताकि पेशेंट्स के इलाज में, ट्रीटमेंट में, हार्ट अटैक के पेशेंट के इलाज में हमारी तरफ से कोई डिले ना हो। जैसा कि आपने बोला, पेशेंट्स कई बार निर्णय लेने में देर लगाते हैं, वो ज़रूर हमको किसी तरह उसको मिनिमाइज करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आजकल जब बच्चे किसी जगह इंटरव्यू देने जाते हैं तो उनका हेल्थ चेकअप होता है। कई बार ऐसा पता चल जाता है कि किसी के वॉल में कुछ प्रॉब्लम है, किसी के हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है। तो जब इस तरह की कोई चीज़ें ट्रेस आउट होती हैं, तब क्या इन्हें जाकर किसी हार्ट स्पेशलिस्ट से सलाह लेनी चाहिए? जी, जैसे बहुत सारे प्री प्लेसमेंट चेकअप्स होते हैं। कई बार लोग अपने स्वयं से ही एक ईयरली एनुअल हेल्थ चेकअप कराते हैं। तो बेसिकली ये सारी स्क्रीनिंग चेकअप्स का फ़ायदा ये है कि हम किसी भी बीमारी को अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर सकें, और उसका यदि कुछ पाया जाता है, कुछ खराबी है, तो उसका एडिक्वेट ट्रीटमेंट कर सकें। तो निश्चित रूप से यदि ऐसे इनिशियल हार्ट चेकअप में किसी को कोई परेशानी या खराबी निकलती है तो उसमें स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए और उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट लेना चाहिए। जी, और डॉक्टर साहब, यदि किसी के घर हार्ट पेशेंट हैं तो उस मरीज की कैसे देखभाल की जाए, किस तरह से उसका ख्याल रखा जाए, और किस तरह की चीज़ों का ख्याल हमें खान पान में रखना होगा? जी, तो आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। लगभग हर घर में कोई ना कोई हार्ट पेशेंट होता ही है। तो बेसिकली जो एक पेशेंट की तरफ से इनर्शिया होता है या घर वालों की तरफ से, शुरुआत में तो बहुत जब प्रॉब्लम होती है तो उनको लगता है कि हाँ ट्रीटमेंट हमको लेना है। फिर धीरे धीरे जब उनको लगता है कि हाँ अब तो हम ठीक हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ड्रग नॉन कंप्लायंस की, लोग दवाई खाना छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि अब तो हम ठीक हैं, अब हमें कुछ नहीं होगा। तो ये ज़रूर ध्यान रखना है फैमिली मेम्बर्स को कि यदि उनके घर में कोई हार्ट पेशेंट है तो उसको जो डॉक्टर दवाई प्रिस्क्राइब कर रहा है उसको नियमित ज़रूर लें, और उसको पीरियडिकली दिखाएं भी डॉक्टर को कि इसमें दवा में किसी परिवर्तन की क्या ज़रूरत है। जहाँ तक खान पान की बात है, डाइटरी हैबिट्स की, तो उसमें भी ज़्यादा अपने शुगर, ज़्यादा तेल घी का सेवन नहीं करना है, रेड मीट हमको नहीं लेना है। और जो पेशेंट की हार्ट की कंडीशन है, जो डॉक्टर जितना एक्सरसाइज उसको एडवाइस कर सकते हैं उस लेवल की उसको नियमित रूप से एक्सरसाइज भी करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, ऐसा कहा जाता है कि गर्भवती महिलाओं को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए अपना। तो हार्ट अटैक का क्या कोई कारण होता है उस समय पे, किस तरह से हम ध्यान रख सकते हैं? जी, गर्भवती महिलाओं में हार्ट अटैक तो ऐसा कॉमन नहीं है, पर होता यूं है कि दो तरीके से गर्भवती महिलाओं को हार्ट में प्रॉब्लम आ सकती है। किसी पेशेंट को सपोज वो प्रेगनेंसी के पहले उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, तब भी कुछ लोगों में ऐसी टेंडेंसी रहती है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इसको हम एक्लेम्सिया या प्री एक्लेम्सिया बोलते हैं। तो ऐसे गर्भवती महिलाओं को नियमित रूप से अपना ब्लड प्रेशर
जो कि करते, यदि आप किसी अपने गायनेकोलॉजिस्ट के या फॉलोअप में हैं तो वो एडवाइस करती ही हैं कि रेगुलर आपका बीपी चेक हो। कुछ लोगों में एक रेयर तो नहीं कह सकते पर बीमारी होती है, इसको पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं, जिसकी वजह से किसी को हार्ट की मसल में वीकनेस आ जाती है। तो वो भी यदि हम उसके लिए विजिलेंट रहें और रेगुलर ब्लड प्रेशर या उसका और वाइटल्स देखते रहें, उसकी कंडीशन देखते रहें, तो उसको हम काबू में या उसको ट्रीट कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसा कोई डेटा नहीं है जिसमें हम ये बोलें कि गर्भवती महिलाओं में हार्ट की समस्या बढ़ जाती है। हाँ, यदि कोई ऑलरेडी हार्ट पेशेंट है, किसी के वाल्व में खराबी है या और किसी तरह का, तो ऐसे महिलाओं में जरूर हमको प्रेगनेंसी के समय अत्यधिक ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी अपने आप में एक फ्लूइड ओवरलोड स्टेज होती है, जिसको सारा ध्यान हार्ट को ही रखना पड़ता है। जी, हमसे जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आशा करते हैं कि दर्शकों को आज की बातचीत से काफी लाभ हुआ होगा। धन्यवाद सर। 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है ताकि हम जागरूक हो सकें अपने हार्ट को लेकर और कोई मरीज हार्ट अटैक से ना जाए। तो इसी आशा के साथ कि आप इसका लाभ जरूर उठाएंगे, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।